नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 8। सुलोचना के टोकने पर शर्माते हुए मोहन अपना नजर झुका लिया और धीरे से कहने लगा, आप इतनी खूबसूरत है, कितना भी देखूं मन नहीं भरता, इसलिए तो देख रहा हूँ। कौन जाने ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा या नहीं। तभी सुलोचना धीरे से पीछे मुड़कर 2 कदम अग्रसर होते हुए मोहन के सामने आकर खड़ी हो गई और मोहन के झुके हुए चेहरे को अपने हाथों से उठाते हुए आवेग भरी अंदाज में कहने लगी, लीजिए, अब मैं आपके सामने खड़ी हो गई हूँ, आप जी भर के मुझे देख लीजिए, फिर ना कहना कि मुझे मौका नहीं मिला। मोहन और सुलोचना काफी देर तक एक दूसरे की नजरों से नजरें मिलाकर खड़ी रह गई। ऐसे में भावनाओं में आकर मोहन कहने लगा, हाँ, कितनी खूबसूरत है आप, ईश्वर की ऐसी रचना। मेरा मन कहता है कि आपको देखता ही रह जाऊं, शायद तब भी नजरों की प्यास ना बुझेगी। ऐसे में धीरे से सुलोचना कहती है, और क्या कहता है आपका मन। धीरे से आवेग भरी लहजे में मोहन कहने लगा, यह आंखें, यह गुलाबी गाल और होठों ने तो मेरी जुबान को चुप रहने को मजबूर करने लगे हैं। ऐसे में आवेगों में आकर सुलोचना की आंखें बंद हो गई तो मोहन के नजरें सुलोचना की गुलाबी होठों पर जाकर टिक गई और कहने लगा, गुलाब की पंखुड़ी की तरह इन गुलाबी होठों से अपना नजरें कैसे हटा लूं। जी चाहता है कि इन्हें चूम लूं। तभी धीरे से भीनी आवाज में एकाएक सुलोचना के मुंह से निकल गई, हाँ तो चूम लीजिए ना, किसने मना किया। ऐसे में मोहन धीरे से सुलोचना की चेहरे को अपने हाथों से उठाकर उसके होठों को चूम लेता है तो सुलोचना की पूरी शरीर में सिहरन सी जाग उठी। थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से सुलोचना कहने लगी, अब तो जी भर गया है ना, परंतु आपके होठों में लिपस्टिक लग गई है। लोगों के सामने आपकी चोरी पकड़ी जाएगी तो फिर लोगों को क्या कहेंगे। कहते हुए अपनी आंचल से मोहन के होठों को पोंछ देती है। तभी वहां पर मीरा मौसी पहुंच गई और सुलोचना चौंक गई और दूर हटकर खड़ी हो गई। तभी आवाज लगाकर मौसी कहती है, सुलोचना तू तैयार हो गई है क्या? विदिशा कहाँ है? सबको साथ लेकर स्कूल के बरामदे में आ जा। मास्टर जी के कहने पर मेहमानों के जगह पर मोहन के भी बैठने की जगह बना दी गई। फिर नाटक शुरू हुआ। बड़ी देर तक सभी लोगों का अभिनय चलता रहा। सभी लोग अपने अपने किरदार को बखूबी निभाते रहे। मोहन बड़ी तन्मयता से उनके द्वारा किए गए अभिनय को देखकर भाव विभोर हो गया। बीच बीच में उसके नजरों के सामने सुलोचना की चेहरा झलकती रही। मोहन भाव विभोर होकर देखता रह गया और लगभग आधी रात को नाटक समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी लोग चले गए, मगर मोहन है कि वहीं चुपचाप बैठ रहा। तभी कुमार आकर मोहन को अपने साथ अपने डेरा पर लेकर गया, जहां रात में कुमार के साथ ही खाना खाकर तथा उसी के साथ एक अलग बिस्तर पर सो गया, जिसके बंदोबस्त पहले से ही कुमार के द्वारा किए गए हैं। सुलोचना तथा मास्टर जी के कहने पर उसे बहुत सम्मान के साथ सारे सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, मगर मोहन मन ही मन सोचने लगा, यह लोग बहुत सम्मान पूर्वक मेरा खिदमत कर रहे हैं, यह बात बहुत ही सराहनीय है, मगर यहाँ पर सर्वदा इन लोगों के साथ रहना शायद उचित नहीं होगा। यहाँ पर उनके साथ रहने से पता नहीं यह लोग क्या सोचेंगे। फिर मेरे लिए खाने की बंदोबस्त करना होगा, फिर सोने की बंदोबस्त, इन सब के लिए यह लोग खुद ही परेशान है और ऊपर से मेरे लिए भी यह लोग खामखा परेशान होते रहेंगे। इन्हें बिना कारण के परेशान करना उचित नहीं होगा। आखिर मैं उनका क्या लगता हूँ? ऐसे कौन से रिश्ते के नाते मैं उन सभी पर अपना अधिकार जताऊं और उन्हें परेशान करूं? नहीं नहीं, रोज रोज ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पूरा दिन भर यहाँ पर बिना काम काज के निठल्ले बैठे रहना उचित नहीं होगा। सबका मन एक जैसे नहीं है। अगर किसी ने मुझे अपमान सुलभ कुछ अपशब्द कह दिया तो यह बात सुलोचना को भी अच्छी नहीं लगेगी। आता मुझे अपने आप में बंदोबस्त कर लेना ही ठीक रहेगा। यह लोग मुझे इज्जत करते हैं,
ऐसे में इस इज्जत को बनाए रखना जरूरी है। दूसरी बात है कि यह लोग अपने हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, उसमें खलल डालना भी ठीक नहीं है। मुझे सुलोचना अच्छी लगती है, उसे मैं अच्छा लगती हूँ, परंतु यह बात हर किसी को पसंद होगा यह भी तो जरूरी नहीं है ना। आता अपना तथा सुलोचना के सम्मान को बनाए रखना जरूरी है और उसके लिए यहाँ पर ज्यादा समय तक रहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। सोचते हुए रात बीत गया। सुबह उठकर मोहन देखा कि सभी लोग सो रहे हैं। किसी को बिना कुछ बताए मोहन वहां से निकल गया और सोचते हुए चलने लगा, किसी को कहे बिना मैं चला आया तो भला उनको क्या फर्क पड़ेगा। वह लोग तो शायद बहुत देर तक सोते रहेंगे, क्योंकि उन्हें रोज रात को बहुत देर तक जगना होता है। अगर वह लोग देखेंगे कि मैं वहां पर नहीं हूं तो यह कोई उनके लिए आश्चर्य की बात थोड़े ही होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुझे नाव चलाने होते हैं और न जाने ऐसे कितने नाव वालों से उनका पाला पड़ता रहता है। उन्हें यह भी मालूम है कि नाव वाले बिना नाव चलाए एक जगह पर रुके नहीं रह सकते। उन्हें मालूम है कि मेहमान के तौर पर मैं आ गया हूँ, परंतु जीवन भर के लिए नहीं। यह तो उनके आंतरिकता तथा सौजन्य वाला पुकार था कि मुझे नाटक देखने को निमंत्रण दे दिया। मेरे लिए उनका इतना सा सौजन्य वाला व्यवहार बहुत मायने रखता है। इससे अधिक कुछ भी उम्मीद करना अनुचित तथा निरर्थक होगा। ना तो मैं कभी उनके मंडली का हिस्सा बन सकता हूँ, ना कि यह लोग मेरे साथ चलने को अपना मंडली से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उनके और हमारे जीवनचर्या तथा जीवन मान संपूर्ण रूप से अलग है। हम लोग ठहरे सर्वदा सादा जीवन बिताने वाले लोग, जिनके ना तो कोई उच्चाकांक्षा है ना कोई भविष्य, एक प्रकार के साधारण सी जीवन व्यतीत करना है। पूरे जीवन भर यही नाव चलाकर अपना जीवन निर्वाहन करते रहना होगा। आर्थिक रूप से हमारा हसीयत बस केवल इतना ही है, और जिनके आर्थिक रूप से हसीयत इतनी सी है उनके भला हमारा समाज में महत्व क्या रह गया है। ऊपर से यह लोग कुछ ऐसे जगत से ताल्लुक रखते हैं कि कभी अपने समाज तथा माहौल से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते ताकि सम्मान सुलभ जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसे में मैं चाह कर भी किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, चाहे हम दोनों में प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से पाबंदियां हैं जिन्हें लांघना हम में से किसी के भी वश में नहीं है। आता मुझे उनसे ज्यादा लगाव रखना कल को मेरे लिए तथा सुलोचना के लिए भी कष्टदायक हो सकता है, परंतु पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार उसे देखने को तड़प उठता है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। अपने ही धुन में चलते हुए मोहन नदी किनारे तक पहुंच गया, जहां पर उसका नाव बंधा हुआ है, परंतु उसे बार बार सुलोचना से मिलने तथा बीते रात की कहानी याद आता रहा और मन ही मन सुलोचना के प्रति आकर्षित होता चला गया। सूर्य देव माथे के ऊपर चढ़ गए। इतने में कुमार आकर सभी के दरवाजा खटखटाकर आवाज लगने लगा। कुमार सभी के लिए चाय लेकर आ गया। सुलोचना के कमरे में सभी के लिए चाय रखते हुए कुमार चले जाने लगा। तभी विदिशा आवाज लगाकर कहने लगा, कुमार भैया, एक चाय और रख कर जाओ। कुछ देर के लिए कुमार चुपचाप रहा, फिर बिना कुछ कहे एक कप चाय और रख दिया और कुछ कहे बगैर चला गया। इधर विदिशा कहने लगी, दीदी, रात बीतने के साथ साथ बेचारे को भूल गई। सुलोचना करुणा भरी नजरों से विदिशा की ओर ताकते हुए कहती है, मैं किसी को भला क्यों भूल जाऊं? मैं तो यह सोच रही थी कि कुमार भैया ने उन्हें पहले ही चाय पिला दी होगी, और यह भी मालूम है कि इस समय वह यहाँ पर नहीं आएगा। सुलोचना मोहन को लेकर एक बार फिर से भावुक हो जाती है और सोचने लगी। उसे पिछले रात की घटनाएं याद आने लगी और मन ही मन मुस्कुराने लगी। ऐसे में सोचने लगी, सचमुच मोहन बहुत भोला है। तभी तो संकोच अपना मन की बातें कह डाला। कोई और होता तो शायद छलकपट के सहारा लेता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि एक तो यह बहुत साफ सुथरा दिल वाला है तथा उनके मन में मेरे प्रति एक अजीब सी आकर्षण है, जिन्हें मैं भली भांति समझ सकती हूँ।
भगवान करे उनके मन में मेरे प्रति ऐसे ही प्यार की अनुभूति सर्वदा विराजमान रहे। सभी लोग हंसी ठिठोली करते हुए अपने काम में जुटे रहे और किसी भी तरह से दिन ढलकर फिर से शाम होती गई। और जैसे जैसे शाम होती गई, एक तरफ जहां सुलोचना के मन उतावला होती चली गई, वहीं मोहन भी अपने आप को रोक नहीं सका। धीरे धीरे जैसे रात के अंधेरा चारों ओर पांव पसारने लगी, वहीं मेले में चारों ओर गैस के और केरोसिन से जलने वाली बत्तियां जगमगाते हुए पूरे मेले को आलोकमय करने लगी। ऐसे में धीरे धीरे मोहन के तन मन को भी जगमगाने लगा। वह धीरे धीरे नाटक मंडली के चौकाट पर पहुंचने लगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।